हाँ, हैप्पी होली मेरा भाई, हैप्पी होली। हाँ हाँ। दरअसल क्या था कि जो क्लास को शेड्यूल करते हैं उन्होंने क्लास ही शेड्यूल नहीं करी थी आज। और एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था, मंडे में ऐसा हुआ था ना। आप सोचते होंगे मैं छुट्टी बहुत मारता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेता हूँ। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखोगे, वो गड़बड़ कर देते हैं कई बार हमारे जो तकनीकी सहायक हैं उनके द्वारा। आज भी मैं 9 बजने से 5 मिनट पहले ही तैयार खड़ा था बिल्कुल, कि मेरे को क्लास लेनी है। और जो हमारे तकनीकी सहायक महोदय हैं उन्होंने हमारी क्लास लगाई ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं करी। हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब फिर मैंने फटाफट शेड्यूल करवाई क्लास को और आपके समक्ष उपस्थित हो गया। ठीक है, चलिए अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाइए और फिर उसके बाद हाँ, चलिए चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हमारा टॉपिक है संधि। हमारा टॉपिक क्या है? संधि। संधि संधि हमारा टॉपिक है। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही गंभीरता से, बड़े ही प्यारे ढंग से चीजों को देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास करें। ठीक है? अगर हाँ हाँ, हैप्पी होली मेरे भाई, हैप्पी होली, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर आपकी इजाजत हो तो आज के सेशन को मैं शुरू करूं? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? एक बार मुझे थम्स अप करो। अगर तुम्हारी हैप्पी होली पूरी नहीं होगी भाई, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। आपके बड़े प्यारे प्यारे स्माइल आ रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग आ रही है। बिल्कुल। हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको सिंगल ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरा कॉन्सेप्ट संधि का घोल के पी जाओगे। और जिंदगी में आपको कभी ट्रिक वगैरह किसी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप में से सिंगल एक बच्चा भी ऐसा होगा जिसको आज तक संधि समझ में नहीं आई होगी, ये हमारे संधि के लेक्चर्स करने के बाद आपको जिंदगी में संधि में दिक्कत नहीं बचने वाली। बस प्रार्थना एक है कि डेली लाइव क्लास लेनी है और क्या काम करना है, जो मैं बात बताता जाऊंगा उसका उसको पूरा ध्यान लगा करके आपको समझते जाना है। तो संधि हमने यहाँ पर लिख दी है। जैसे ही हम किसी अध्याय का नाम, अब मैं चाहता हूं, हाँ अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स बिल्कुल ऑफ कर दो और अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठो, क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे चीजों को करने वाले हैं और मैं चीजें जब पूछूंगा तभी आपको जवाब देना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा संधि टॉपिक है, अब जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका कुछ ना कुछ नाम रहता है, तो कोई ना कोई शब्द रहता है और उस शब्द का शाब्दिक अर्थ हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो अगर आप संधि को देखने का प्रयास करोगे, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब क्या होता है? मिलना। मेल का मतलब क्या है? मिलना। अगर हम इसको सीधे सीधे लिखें तो मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है मिलना, है ना? मिल जाना, आपस में मिल जाना, आपस में मिल जाना, ये अर्थ निकलता है संधि का। थोड़ा सा मैं ना एक टेक्निकल वे से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द देखा होगा जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सांझ। क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? सांझ कहते हैं। सांझ कहते हैं ना, कि भाई सांझ हो रही है, अब घर आ जाओ, है ना? कभी सांझ, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। क्या करना? कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। कोई इसको सांझ बोलता है। और ये सांझ जो शब्द आया है, ये संध्या शब्द से आया है। किससे आया है? संध्या शब्द से आया है। तो संध्या और संधि, इनको आप बराबर ही मान सकते हो। लगभग समझाने के तौर पर मैं चीजें देख रहा हूं। तो संध्या में एक्चुअल में क्या होता है? संध्या में आपका क्या होता है? जो आपका दिन होता है, क्या होता है? जो दिन होता है और जो आपकी रात होती है, इनका जो मिलना है, इनका जो मिलना है, ये मिलना ही क्या कहलाता है? ये मिलना ही संध्या कहलाता है। बहुत ध्यान से मैं क्या बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब दिन पूरा रहता है और दिन जब
घटता जाता है, शाम होते होते आती है, तो इधर से दिन आता है, इधर से रात आती है, और दोनों दिन और रात एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलते हैं। उस समय ना दिन होती है, ना दिन होता है, और ना ही उस समय रात होती है। आपने देखा है ना, शाम के टाइम पर कुछ कुछ उजाला भी रहता है और कुछ कुछ अंधेरा भी रहता है। उसको आप पूरा दिन भी नहीं बोल सकते, उसको आप पूरी रात भी नहीं बोल सकते, उसको कहते हैं संध्या। और संध्या में क्या होता है, संध्या में एक अलग तरह का चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। पर एक बात हमको समझ में आ गई कि संधि से संध्या, और संध्या का मतलब होता है मिल जाना। जैसे दिन रात आपस में मिल जाते हैं, ऐसे ही आपका यहां पर भी मेल होता है। यहां पर भी क्या होता है, आपका मेल होता है। अब गंभीरता से एक बात आपको समझनी है कि इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, मिलना होता है, परंतु इसका यहां पर अर्थ क्या देखने को मिलेगा, यहां पर संधि नामक अध्याय में इसका अर्थ मिलने से भी एक कदम आगे चला जाएगा। क्योंकि आप देखो इस संध्या में क्या होता है, इस संध्या में दिन और रात आपस में मिलते हैं, पर मिलने के बाद एक चेंज हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है, एक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है। और जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं बाबू, उसी को हम संध्या बोल रहे होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखने से पहले एक काम करिए, एक उदाहरण देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से एक उदाहरण देखिए, एक पॉइंट आपको मुझे समझाना है। हम क्रमशः चलेंगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। हमको परिभाषा लिखने की कोई जल्दी नहीं है, हम तरीके से सब चीजों को लिखेंगे और करेंगे। देखो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल एकदम। जैसे हमने यहां पर लिखा हिम, एक शब्द है हिम और एक शब्द है आलय, एक शब्द है हिम और एक शब्द है आलय, एक शब्द है हिम और एक शब्द है आलय। तो आपको मैं एक टास्क देता हूं जो हमने पहले से भी कर रखा है। इस हिम और आलय का आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। यानी कि इसमें जितने भी वर्ण हैं उनको सबको तोड़ करके आपको लिखना है। तो आप लिखिए, लिखिए मेरे साथ में, मैं काम कराऊंगा आपसे, ठीक है। संधि में मैं थोड़ा टाइम लूंगा, 5-6 क्लास लूंगा संधि में मैं, हो सकता है थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए, बट संधि ऐसी हो जाएगी अगर 2 भी क्वेश्चन आएंगे, 3 भी आएंगे तो पूरे होंगे और किसी परीक्षा में आएंगे। तो वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था जब वर्णमाला करके आए थे, यानी सारे के सारे वर्णों को अलग कर देना, यानी स्वरों को अलग कर देना, व्यंजनों को अलग कर देना। वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों आते हैं। तो देखो जैसे यहां पर क्या है, ये ही लिखा हुआ है, तो ही को अगर आप देखोगे तो यहां पर ह का शुद्ध रूप है और ई की मात्रा लगी हुई है, क्लियर। उसके बाद यहां पर म है, तो यहां पर म का शुद्ध रूप है और उसके साथ में अ लगा हुआ है, दैट्स फाइन। यहां पर देखो, यहां पर ये आ आपका आ जाएगा। उसके बाद यहां पर ये ल है, तो ये ल में ल का शुद्ध रूप है और अ लगा हुआ है। अगेन यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो यहां पर ये य का शुद्ध रूप है और ये यहां पर आपका अ आ रहा है। ये आपका पूरा का पूरा वर्ण विच्छेद हो गया। क्या हो गया, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, और वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को आपस में खोल देना, बिल्कुल एकदम क्लियर कर देना। अगर आप हिमालय का वर्ण विच्छेद देखोगे तो इस तरह से आपको एक चीज दिखाई देगी। तो यहां पर आपको एक चीज देखनी है, जब हम संधि का शाब्दिक अर्थ मेल कह रहे हैं तो मेल किसी ना किसी का तो होगा ना, किसी ना किसी का तो मेल होगा ना। मेल का मतलब मिलना, तो कोई ना कोई तो मिलेगा ना। तो आप देखो, अगर मैं हिम प्लस आलय इन दोनों शब्दों की संधि करूं, यानी इन दोनों शब्दों को मिलाऊं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मेल कब हो सकता है, जब निकटता बढ़ती है तभी मेल हो सकता है। कोई उस कोने में खड़ा रहे और कोई इस कोने में खड़ा रहे और खड़ा हो कहे भाई हम तो गले मिल रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको गले मिलना है तो एक दूसरे के नजदीक आपको आना पड़ेगा। क्या वर्ड यूज किया मैंने, नजदीक आपको आना पड़ेगा, निकट आपको आना पड़ेगा। तो अगर इन शब्दों का आपको, इन शब्दों की संधि आपको करवानी है, इन शब्दों का मेल आपको करवाना है, तो जो सबसे पास पास हैं उन्हीं का मेल आप करवा सकते हो। अगर आप हिम में देखोगे तो ह ई म और अ, एक तो आपका ये बना, और सामने वाले में
आ ल अ य अ ये हैं, तो इन दोनों के मध्य संधि होगी। क्या होगी बाबू? इन दोनों के मध्य मेल होगा, और मेल होने के बाद एक चेंज दिखाई देगा, उसे ही संधि कहा जाएगा। जैसे अभी इसको हम करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग, एक अनकन्वेंशनल तरीके से परिभाषा लिखते हैं, एक परिभाषा लिखते हैं, और वहां पर भी मैं आपके लिए एक चीज छोड़ने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर एक परिभाषा लिखो, दो परिभाषा लिखो मेरे भाई, यहां पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये छोड़ दिया मैंने, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार, क्योंकि ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे, इनसे कोई चेंज दिखाई देगा। जैसे दिन और रात आपस में मिलेंगे तो चेंज बना शाम, ना कि दिन, ना कि रात, एक अलग ही स्टेट बन करके तैयार हुई। तो दो वर्ण जैसे दिन और रात मिले, एक नई चीज तैयार क्या हुई, सांझ तैयार हुई। ऐसे ही दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, उसे ही संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो वो चेंज होता है, जो वो परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? संधि कहलाता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण का आपको पता होना चाहिए, हम वर्णमाला पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए तो दो या दो से ज्यादा वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। एक वर्ड यहां पर छूटा हुआ है, ये आपको बताना है। मैं चाहता हूं कि आप इसको फुलफिल करें, और मैंने अभी इशारों में सारी बात समझाई है कि यहां पर क्या बात आपकी बनती हुई दिखाई देगी। तो दो या दो से अधिक कैसे वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, आंसर करना एक बार। हाँ, 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 नहीं, स्वरों को तोड़ते थोड़े ही है भाई। नहीं नहीं, ये तो अब आ को तोड़ने लगो आप, ऐसा है, तोड़ तो सकते हो आ को भी, पर तोड़ा थोड़ी जाता है। आ तो स्वतंत्र है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। क्या लिखा है? हाँ, एक का भी, हाँ, एक का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। दो या दो से अधिक कैसे वर्णों का मेल होगा? क्या इस ह का या इस अ का मेल थोड़ी होगा? किनका मेल हो रहा है? पास पास वाले वर्णों का मेल हो रहा है। कैसे? निकटवर्ती वर्णों का मेल। क्या है मेरे भाई? निकटवर्ती। क्या लिखा जाएगा? निकटवर्ती वर्णों का मेल। संधि में हमेशा उस कोने में खड़े और इस कोने में खड़े हुए व्यक्ति का मेल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, दोनों को नजदीक आना पड़ेगा। यानी कि जो दोनों आप नजदीक हैं, उन्हीं का मेल होता हुआ आपको दिखाई देगा, दैट इज संधि। ये परिभाषा आपकी क्या कहलाई? ये परिभाषा आपकी कहलाई संधि की, कि दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें ही संधि कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, जो जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ठीक है, निकटवर्ती वर्णों का मेल। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई? हाँ, पास पास उसको कह सकते हैं, पर उसके लिए एक वर्ड जो है, वो ऑफिशियल वर्ड जो है, आधिकारिक जो शब्द है, वो निकटवर्ती वर्ण ही रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, समझ में आई बात यहां तक की? अब आगे मैं बताने चल रहा हूं, आप क्रम से समझते चले जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब देखो इसने क्या बात बोली है, अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोली है, संधि जो है, संधि जो है पेपर में पूछ लेता है, संधि क्या है, वर्णों का मेल है। संधि क्या है बाबू, संधि क्या है, वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल से परिवर्तन, वर्णों का जो मेल हुआ और उससे जो परिवर्तन हुआ, उससे जो विकार हुआ, उसी को संधि कहा जाता है। अब आप ये देखो, अब आप ये देखने का प्रयास करो, अब आप ये समझने का प्रयास करो, अब आप ये समझने का प्रयास करो कि आपके वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, ध्यान से देखना आप एक अलग वे में। तो वर्ण हमारे दो तरह के हैं, एक तो हमारे स्वर हैं, स्वर हैं, और दूसरे हमारे कौन से हैं, दूसरे हमारे हैं व्यंजन। दूसरे हमारे कौन से हैं दूसरे हैं हमारे व्यंजन। तो यानी कि यहां पर क्या है, दो वर्णों का मेल होगा, यानी दो वर्ण एक साथ आएंगे आपके। तो वर्णों के आने की स्थिति कैसे बन सकती है, देखो पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, पहली कंडीशन हो सकती है कि भाई स्वर के बाद स्वर आ जाए, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा कि नहीं होगा। पहली कंडीशन बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए, भाई हो सकता है कि स्वर के बाद स्वर आ जाए, यही तो बात है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा तो स्वर के साथ स्वर आ जाए, ये कंडीशन एक हो सकती है। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है कि भाई हो सकता है कि स्वर के साथ में हमको व्यंजन देखने को मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। और इसी के साथ एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई व्यंजन के साथ हमको स्वर देखने को मिल जाए। और भाई साहब यहीं पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई व्यंजन के साथ हमको व्यंजन देखने को मिल जाए, व्यंजन के साथ हमको व्यंजन देखने को मिल जाए। यस और नो, बात सही है कि नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो स्वर के साथ स्वर आ सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन में स्वर के बाद व्यंजन भी आ सकता है, या व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, या व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है। और एक कंडीशन और हमारी यहां पर बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जो यहां पर विसर्ग होता है आपका, विसर्ग, विसर्ग कौन सा होता है, विसर्ग ये होता है ये वाला, विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या उसके साथ स्वर आ जाए, या विसर्ग के बाद या उसके साथ व्यंजन हमको देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए, व्यंजन हमको देखने को मिल जाए। तो ये हमारी तीन कंडीशंस हो जाएंगी स्वर के मतलब वर्णों के आपस में एक साथ आने को। और अगर हम यहीं पर देखने का प्रयास करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी आधार पर आप क्या कह सकते हो, संधि के भेद, क्या कह सकते हो, संधि के भेद कह सकते हो कि संधि कितने प्रकार की है। तो बाबूजी इन तीन कंडीशंस के आधार पर आपको क्या बोल देना है कि संधि के तीन भेद हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है ये वाला, दूसरे नंबर पर ये वाला, और तीसरे नंबर पर ये वाला। इस वाले संधि के भेद को क्या कहा जाता है, इस वाले संधि के भेद को कहा जाता है स्वर संधि। यानी कि यहां पर स्वरों की संधि होगी, स्वरों का ही मेल होता हुआ हमको यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन है कि स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी बाबू, इस वाली कंडीशन को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, इस वाली कंडीशन को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हमारे द्वारा कहा जाएगा। और इस तीसरी वाली कंडीशन को हम लोग नाम देंगे कौन, क्या, विसर्ग संधि। इसको नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे विसर्ग संधि। क्या देंगे, विसर्ग संधि नाम इसका हम देंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में खूब आता है, भर भर के आता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये PYQ भी है, PYQ मतलब पेपर में आता है, पूछता है कि संधि के कितने भेद आपके होते हैं या संधि के कितने प्रकार आपके होते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा संधि के तीन भेद या तीन प्रकार होते हैं। जब स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, स्वर के साथ व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए या व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग संधि आपकी कहलाती है। विसर्ग के साथ व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर आ जाए तो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, अब यहां तक हमारी बात समझ में आई, दैट्स ऑल। अब यहीं पर हम एक चीज और समझेंगे, एक क्वेश्चन तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा, एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है यहां पर।
अब ध्यान से एक चीज जो देखें और ध्यान से एक चीज समझें, ये स्वर संधि जो होती है, इस स्वर संधि के भी भेद पूछे जाते हैं। इस स्वर संधि के कितने भेद हैं तो आपको बताना पड़ेगा। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। भाई स्वर भी तो बहुत सारे हैं ना, 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं आपके, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये भी तो आपके भेद हैं पूरे के पूरे। तो इसमें आपको देखना है, इसके 5 भेद हैं। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में खूब पूछता है कि संधि के कितने भेद, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 भेद। और उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद, तो आपको बोलना पड़ेगा 5 भेद हैं। जिसमें आप स्पष्ट रूप से देखिए, स्पष्ट रूप से लिखिए। सबसे पहले आ जाता है दीर्घ संधि। कौन सी आ जाती है? सबसे पहले आपकी आ जाती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि एक एक को आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा, एक एक को, मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, इतना इतना सिंपल वे में मैं आपको करवाऊंगा, आप ना कहोगे संधि चलने दो। ऐसा ऐसा गणित की तरह चीजें चलेंगी अभी। और आपको जो पता नहीं लगता ना कि संधि कैसे हो जाती है, वो ऐसे समझ में आएगा। मुझे बहुत मजा आता है संधि पढ़ाने में। और देखो दीर्घ संधि क्यों है ये भी बताऊंगा। गुण संधि दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर आपकी आती है गुण संधि। दूसरे पे आ जाती है कौन सी? गुण संधि। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये हमने लिखी दूसरे नंबर पर गुण संधि। तीसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं यहां पर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि तीसरे नंबर पर हमने यहां पर लिखी है। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि, यण संधि। कौन सी? यण संधि हम चौथे नंबर पर यहां पर लिख रहे हैं। और 5वें नंबर पर हमारी कौन सी आ जाएगी? 5वें नंबर पर हमारी आ जाएगी अयादि संधि। कौन सी आ जाएगी बाबू? 5वें नंबर पर हमारी अयादि संधि आ जाएगी, अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 भेदों में आपकी आ जाती है। व्यंजन संधि, तो अगर आपसे पूछने लगे कि व्यंजन संधि के भेद, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि व्यंजन संधि के भेद, तो आपको लिखना है कोई भेद नहीं। ठीक है, यहां पर कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। और सेम कंडीशन अगर आपसे पूछने लगे कि भाई इसके भेद, तो यहां पर भी एक ही बात आपको लिखनी पड़ेगी कि विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता, ना ही व्यंजन संधि का होता है। यहां पर कुछ स्पेसिफिक यानी कि कुछ विशिष्ट नियम आपके देखने के लिए मिलते हैं। हाँ ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीज आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? अगर यहां तक क्लियर है, हाँ बताइए। यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम स्वर संधि पे चलते हैं और दीर्घ संधि को बताने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। सर संधि को, हाँ बिल्कुल, पाणिनि जी ने बनाया है। संस्कृत में तो बहुत सारी संधियां हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ क्लियर। अब मैं आपको आगे ले जाने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूं, और शायद आपने वो चीज पहले एक साथ ना देखी हो, अलग अलग तरीके से देखी हो। हम पहले पूरे फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, पूरी फाउंडेशन हम लोग देखेंगे, देन हम आगे चलेंगे। गर्दा तो अभी उड़ेगा भाई, अभी और उड़ेगा गर्दा, अभी देखना, अभी गर्दा और उड़ेगा, मजा आएगा आपको। अब देखो एक बात है, अब देखो एक बात है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, हम यहां पर लिख रहे हैं स्वर संधि। क्या लिख रहे हैं हम यहां पर? हम यहां पर लिख रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि। तो हमको एक बात पता है, स्वर संधि का मतलब क्या है? स्वर संधि का मतलब क्या है? स्वर संधि का मतलब स्वर के बाद स्वर है। बहुत ध्यान से, मैं चाहता हूं एक भी कमेंट अब आना नहीं चाहिए, एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए। मुझे 5-7 मिनट दो, पूरी पूरी 5-7 मिनट दो, और मैं स्वर संधि को एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपको याद करना पड़ता है ना, इसके बाद ये आएगा तो ये, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, सारी टेंशन खत्म। और कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, सिंगल एक ट्रिक याद नहीं रखनी। अब बस बात ध्यान से सुनो, स्वर के बाद स्वर आएगा तभी तो स्वर संधि है। अब हमने देखो कौन कौन से स्वर हैं। हमारा ए है, आ है, ठीक है, उसके बाद ई है, ई है, उसके बाद हमारा ऊ है, उसके बाद हमारा री है, ए है, आय है, ओ है और औ है, ओ है और औ है। ये हमारे
स्वर हैं 11। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं 11। तो अभी हमने एक चीज देखी कि ये कैसे कैसे साथ आ सकते हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, उस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, बहुत ध्यान से देखो। ये 11 स्वर हैं हमारे। अब स्वरों के बाद स्वर ही आएंगे। अब इनका रूसना, इनका मनना, इनका मनाना, इनका रूठना, ये सब देखना आप। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है आपकी कि ए और आ, कैसे ए और आ आपस में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? ए और आ आपस में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं कि भाई हो सकता है ए के बाद ए आ जाए, या ए के बाद आ जाए, आ के बाद आ जाए, और आ के बाद आ जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है, एक कंडीशन इसमें और हो सकती है, ध्यान से देखो, कंडीशन समझा रहा हूं मैं आपको पहले सारी। उसके बाद हो सकता है ई के ई और ई के बाद आपका ई और ई ही आ जाए। मींस कि भाई हो सकता है ई के बाद ई आ जाए, या ई के बाद ई आ जाए, हो सकता है बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए, या दोनों बड़ी ई साथ में आ जाए। उसके बाद आप यहां पर देखो, एक कंडीशन हो सकती है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। मींस कि छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाए, या छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाए। ये कंडीशंस आपकी हो सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, कुछ दिमाग में सब ब्लैंक कर दो, पीछे का सब ब्लैंक कर दो, मजा आएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि ए के साथ आ, ए आ वाला जो है ये आगे पीछे कैसे भी आ जाते हैं, तो भाई साहब इन सारी की सारी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। संधि भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आ ही हो जाएगा। अगर ई या ई किसी भी तरह से, चार कंडीशन मैंने बनाई, तो भाई साहब ई ही हो जाएगा। और अगर ऊ या ऊ किसी भी तरह से साथ में आएंगे तो हमारा ऊ हो जाएगा। तो आप एक बात देखने का प्रयास करो, आप एक बात जानने का प्रयास करो कि भाई जो एक जैसे स्वर हैं, सवर्ण स्वर हैं, सवर्ण, वर्ण शब्द के भी 3-4 मतलब होते हैं। वर्ण का मतलब रंग भी होता है ना? वर्ण का मतलब जाति भी होता है ना? जाति है ना, जो जातियां समाज में होती है, जातियां भी होता है। वर्ण का मतलब आपका क्या होता है? व्याकरणिक ध्वनि भी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पर आपको देखना है यहां पर सवर्ण स्वर, स मतलब समान, वर्ण मतलब जाति बिरादरी के। तो एक ही जाति बिरादरी वाले जब शब्द स्वर्ण आपस में आते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, वो दीर्घ हो जाते हैं। देखो, ए और आ एक ही बिरादरी के हैं, ई और ई एक ही बिरादरी के हैं, ऊ और ऊ एक ही बिरादरी के हैं। और जब एक ही बिरादरी के लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो मिलकर के तो बड़े हो ही जाते हैं। भाई जब सारी बिरादरी एक साथ इकट्ठी होती है तो बड़ा बन जाता है संगठन पूरा। तो अगर क्या होता है, एक ही बिरादरी के सवर्ण स्वर आपस में आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। और जब दीर्घ हो जाते हैं तो एक बात मुंह से निकलती है, वो बात क्या होती है? वो बात होती है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या होती है? अकह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र है किसका? दीर्घ संधि का। बाबूजी ये दीर्घ संधि है, बस इतनी सी बात है। सबसे पहली कंडीशन ये आई कि यहां पर यह बात बनी कि एक ही जात बिरादरी वाले स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब देखो, ए आ आपस में आए, दीर्घ बना। आ कैसा है? दीर्घ स्वर है। ई बना, दीर्घ स्वर है। ऊ बना, दीर्घ स्वर है। दैट्स ऑल, बात खत्म। अब एक बात और भी आ जाएगी। अब एक कंडीशन ये भी तो हमारे सामने हो सकती है कि भाई ए या आ के बाद जरूरी थोड़ी है कि एक ही बिरादरी वाले स्वर आपस में आएंगे, ऐसा कहीं पे लिखा थोड़ा ही है भाई। जैसे समाज में जाति बिरादरियां बनी रहती हैं तो लोग अपनी जाति बिरादरियों में जाकर के मिलते हैं, और भाई औरों से लड़ाई थोड़ी है, औरों से भी मिलते हैं। तो ए आ के साथ में हो सकता है भाई ई या बड़ी ई आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। एक कंडीशन और भी बन सकती है, ए या आ के साथ में आपका ऊ या ऊ भी आ सकता है। और भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ए या आ के साथ में आपका री नहीं आ सकता? ये भी तो स्वर ही है। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हमको करना चाहिए। तो ए आ के बाद ई या ई भी तो आ सकता है, ऊ या ऊ भी तो आ सकता है, री भी आ सकता है, तो किसी के साथ में आ सकता है। अगर ऐसा होगा
तो ए या आ के बाद ई या ई आने से ये ए में बदल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं और ए बन जाते हैं। कैसे? आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक एग्जांपल ले लो, ए को उठा लो और ई को उठा लो, लिख देखो मेरे पास, मैं मिटा दूंगा इसको। जैसे हमने लिखा अ के बाद ई लिखा, तो इन दोनों को एक साथ बोलना, बोल कर देखना, आई 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 आई, इनको जब आप बोलोगे आई 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 आई, तो आई, ये आपका ए का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही आप इनको मिला करके बोलोगे, क्योंकि संधि का मतलब क्या है? मिल जाना। संधि का मतलब होता है मिल जाना। तो जैसे ही ये मिलेंगे तो ये ए बन जाएगा। जैसे ही ए या आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और बाबू जैसे ही ए या आ के बाद री आएगा तो ये अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अर बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारी बनती हुई दिखाई दी तो सीधे सीधे आपको याद रख लेना है, ये गुण संधि में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये गुण संधि में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये गुण संधि वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया कि ए आ मिलकर बने ए ओ अर। यही मैं कॉन्सेप्ट हमेशा बताता हूं, क्या बने? ए आ मिलकर बने। जो हमारा ए और आ थे ये मिलकर, है ना, ए आ मिलकर बने, ए आ मिलकर बने, ए आ मिलकर बने, क्या बने? ए बन गए, ओ बन गए और अर बन गए। ये सिद्धांत ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखो। कैसे? कि ए आ जब ई के साथ मिले तो ए बने, ऊ के साथ मिले तो ओ बने, री के साथ मिले तो अर बन करके तैयार हो। अब राड़ शुरू हो गई भाई, अब राड़ शुरू हो गई पक्की वाली। अब यहां पे दिमाग खराब हुआ किसका? दिमाग खराब हुआ ए का, आई का। किसका? ए का, आई का, ओ का और औ का। इन्होंने कहा भाई साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये ए आ के साथ में दोस्ती करने का या मोहब्बत निभाने का जो अधिकार है वो क्या ई ऊ और री का ही है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा भी है, तुम भी शांति रखो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो? अब हमको मजबूरन क्या काम करना पड़ा? जब हमने ए आ के साथ में ई ऊ और री को ले लिया तो अब हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो राड़ हो जाएगी, हिंदी किताब में आग लगी पा जाएगी। तो हो सकता है यहां पर अब हमको क्या काम करना पड़ेगा? ए और आई को भी साथ में लाना पड़ेगा और साथ में ओ और औ को भी साथ में लाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि ए आ के बाद, आप देखो पहले तो एक बिरादरी वाले स्वर आए, फिर उसके बाद हमने ई को लाए, ऊ को लाए, री को लाए, ए आ के बाद ही। अब जब इन्होंने इनको देखा ए आई और ओ औ ने, इन्होंने राड़ कर दी कि भाई हम भी आएंगे साथ में। अब हम भी साथ में आएंगे तो अगर ऐसा होता है कि ए आ के बाद ए और आई आता है तो ये मिलकर के आई ही हो जाते हैं और यहां पर ये मिलकर के औ ही हो जाते हैं। तो अब आप यहां पर देखो, अगर यहां पर इस तरह की कंडीशन बनती है तो यहां पर वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। और अगर यहां पर वृद्धि हो जाती है तो ये आपकी संधि कौन सी कहलाएगी? ये आपकी वृद्धि संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? ये वृद्धि संधि कहलाएगी। अब जब इतना होते देखा तो अब विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। भड़कने कैसे लगी? भड़कने कैसे लगी? भड़कने कैसे लगी कि भाई ये ए आ ही है क्या सब कुछ, हमारा हम कुछ नहीं है क्या? ये ई ऊ री ए आई ओ औ, इन्होंने कह दिया ठीक है तुमने हमको बाद में तो ले लिया, पर हमारे सिर पर पगड़ी कौन बांधेगा, हमें कौन करेगा, हमें कौन देखेगा? तो भाई तुम भी परेशान ना हो, तुम भी चिंता ना करो, तुम्हारा भी इंतजाम हम लोग देखेंगे। वो कैसे देखोगे? तो यहाँ पे एक बार मैं कहा भाई पहले लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद तुम्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो बहुत अच्छे से। हमने यहां पर क्या काम करने की कोशिश करी? अब हमारे पास क्या कंडीशन आई कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद या री के बाद इनसे अलग कोई स्वर आ जाए। अब हम इतना विस्तार तो नहीं कर सकते कि भाई ए आ के बाद ये इतना नहीं। अब हम करेंगे भाई ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है कि ए आ को भी ए आ की तरह तुमको भी हेड फॉर्मेट में जाना है तो सिंपल एक काम करते हैं कि ई या ई के बाद कोई भी स्वर लिख देते हैं, भिन्न स्वर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? भिन्न स्वर लिख देते हैं। ऊ या ऊ के बाद हम लोग भिन्न स्वर लिख देते हैं और री के बाद हम लोग भिन्न स्वर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? भिन्न। भिन्न का मतलब है इनसे अलग। भाई अगर इनके समान आ गया फिर तो दीर्घ संधि में चला जाएगा,
देखो अगर यही सेम आ गए तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, बट अगर इनसे अलग आ जाएगा तो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही यहां पर क्या होगा कि भिन्न स्वर आएगा तो ई जो होगी वो य में बदल जाएगी, ई बदलेगी य में, ऊ बदलेगा व में, और री बदलेगा र में। ठीक है, अगर ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई बदलती है य में, ऊ बदलता है व में, और री बदलता है र में। और अगर आप इसको देखने का प्रयास करोगे, इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है, क्योंकि ई य में बदलती है तो इसका नाम है यण संधि, है ना। ई को यणची, ये है यण संधि। ये क्या है? ये आपकी यण संधि। कितनी संधि हो चुकी है अभी तक आपकी? पहली हो गई, उसके बाद हमारी यहां पर दूसरी हो गई, उसके बाद हमारी यहां पर तीसरी हो गई, उसके बाद हमारी यहां पर चौथी हो गई। अभी तो राड बाकी है, अभी तो लड़ाई झगड़ा होगा। अब यहां पे ए और आई जो है, ओ और औ जो है, वो ऐसे करने लगे। आज मास्टर के तो लगेगा या बच्चों को लगेगा भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है पूरा, हमको यहाँ पीछे तो डाल दिया, पर हम मेन कैरेक्टर में कब आएगा? अपुन कब नेता बनेगा? अपुन कब नेता बनेगा? ये बात बोलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, तुम नाराज मत हो, तुम नाराज मत हो, तुमको भी हम नायक की श्रेणी में ले जाते हैं। तो यहां पर अब एक कंडीशन बनेगी, हो सकता है कि ए के बाद भिन्न स्वर आ जाए, इनको भी तो समझाना पड़ेगा। हो सकता है ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए इनसे अलग, हो सकता है आई के बाद भिन्न स्वर हमको देखने को मिल जाए। क्या मिल जाए? आई के बाद भिन्न स्वर देखने को मिल जाए। हो सकता है ओ के बाद भिन्न स्वर हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, ओ के बाद भिन्न स्वर देखने को मिल जाए, और हो सकता है औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि ए के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर आया, ओ के बाद कोई भी स्वर आया, ए आई के बाद आया या औ के बाद आया, तो ए बदलेगा आपके आय में। किसमें बदलेगा? आय में। आई बदलेगा आपके आय में। किसमें बदलेगा? आय में। ओ बदलेगा आपके अव में, और औ बदलेगा आपके आव में, है ना। ये ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने लठ मार दिया हो कहीं पे और आदमी करता आए आए, ध्यान आए, है ना। देखो ये खुद बोलता है आए आए, चोट लगे आए, ऐसे, है ना। आए आए आए, तो ध्यान रखना है ये क्या है? आए आए अव और आव। तो इस संधि का नाम होगा आए आए अव आव संधि। आप बोलोगे मास्टर जी ये तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब हम कहीं ब्याह शादी में जाते हैं तो वहां पे लड्डू, रसगुल्ला, मिठाई, चाट, टिक्की, ठंडी चाट, गुलाब जामुन, मटर पनीर और दाल मखनी, वो तमाम चीजें खाते हैं। जब पूछता है कोई आकर के कि भाई बताओ क्या क्या खाया, तो वहां पर सीधे बताना पड़ता है क्या? भाई टिक्की खाई, चाट खाई, ये खाया, वो खाया, वगैरह वगैरह, ऐसा बोल देते हैं आदि। हम क्या बोल देते हैं? आदि। तो जब इस संधि का नाम आए आए अव और आव होगा तो लंबा हो जाएगा, तो हम आए बोल करके इन तीनों को आदि बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आदि। इनको आदि बोल देंगे, और सीधे ही इसका पूरी का नाम क्या लिख देंगे? इसका नाम बोल देंगे भाई ये अयादि संधि है। आय के साथ इसमें और भी चीजें हैं, इसलिए ये अयादि संधि है। दैट इज योर फिफ्थ संधि। तो यहां से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरह से अगर पूरा फॉर्मेशन होता है तो ये स्वर संधि है। अब हम क्या काम करेंगे? इनमें एक एक को तोड़ेंगे और एक एक को छोड़ेंगे। कैसा लगा? हाँ हाँ हाँ, बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई, समझ में आ गई सारी बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्वर के बाद स्वर कैसे आ सकता है और क्या क्या हो सकता है? इज एवरीथिंग क्लियर? मजा आया? हाँ, सब तोड़ना वोड़ना सब सिखा देंगे, एक एक चीज आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। आप मेरे साथ बैठ करके पढ़ो। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने खत्म कर दी ना। अभी भाई साहब दीर्घ संधि में इसको उठाएंगे, इसको 4 जगह तोड़ेंगे, और एक एक के कम से कम 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा। आइए कैसे, आइए मजा आएगा। हाँ, अरे मौज आ जाएगी भाई साहब। अभी देखो तुम संधि क्लास छोड़ नहीं पाओगे। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया। अब आपको देखो पता क्या होगा, अब आपको परिभाषाएं याद रखने की जरूरत नहीं है। तो भाई ए आ के बाद ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, री आए, तो क्या हो जाता? कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे भाई। क्रम से आपको चीजें याद रखने की जरूरत है, मजा आ जाएगा आपको छोरे। चलो
अब हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कौन सी, अब हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, देखो ध्यान से, अब हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में हमारी कौन सी संधि है, स्वर संधि में हमारी सबसे पहले कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के बारे में सीधे आपको बात याद रखनी है, अकह सवर्णे दीर्घा, बस अकह, ये पाणिनि जी द्वारा दिया गया क्या है, सिद्धांत है, सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना हमको, कौन सा इसको जिंदगी भर याद रखना है या हमको कहीं काम में लेना है इसको, हमको तो परीक्षा पास करनी है, वैसे आप इसको काम में भी रख सकते हैं। तो सीधे सीधे अकह सवर्णे दीर्घा, यानी कि एक समान जाति बिरादरी वाले स्वर, बस एक बात ध्यान रखो, एक समान बिरादरी वाले, बिल्कुल देसी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, एक समान बिरादरी वाले स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बस एक समान बिरादरी वाले वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बस बात खत्म, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और आपको पता है कि एक समान जाति बिरादरी किसकी आएगी, तो एक समान जाति बिरादरी तो भाई साहब किसकी आएगी, कि हमने यहां पर कंडीशन देखी, हमने यहां पर कंडीशन समझी, और वो कंडीशन कौन सी थी, अब मैं फटाफट लिख दे रहा हूं कि ए आ के बाद हमारा ए या आ ही आ जाए, ठीक है, उ ई के बाद, हाँ, ई या ई के बाद हमारा ई या ई आ जाए, और तीसरी कंडीशन इसमें थी कि ऊ या ऊ के बाद हमारा ऊ या ऊ आ जाए। तो अका सवर्ण दीर्घा इनमें सब में बड़े बड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसको पकड़ते हैं और इस कंडीशन को देखते हैं कि 4 कंडीशन आपकी बनेंगी, 4 कंडीशन बनेंगी, और हर एक कंडीशन के एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले देखो, हो सकता है कि ए के बाद ए आ जाए, ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, समान बिरादरी वाले, ए के बाद हमारा ए आ जाए, यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद हो सकता है इस ए के साथ ये आ जाए, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है भाई, समान बिरादरी वाले स्वर कैसे भी आ जाए दीर्घ हो जाएंगे मिलकर के, बात खत्म। हो सकता है ए के बाद आ जाए, दैट्स राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस आ के साथ ये आ जाए, हाँ जी ऐसा भी हो सकता है, इस ए के साथ में, इस आ के साथ में ये ए आ जाए, हाँ जी ये भी हो सकता है। और बाबूजी ये भी तो हो सकता है इस आ के साथ में आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो समान बिरादरी वाले स्वर, एक ही जाति बिरादरी वाले स्वर कैसे भी आएंगे, सबके सबका उत्तर क्या बनेगा, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं कि ये चारों कंडीशन अगर आ जाएंगी तो इनको देखो, ये एक ही बिरादरी के स्वर हैं, और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए आ, अगर ए और ए आएंगे तो आ बन जाएगा, ए और आ आए तो भी आ हो जाएगा, आ और अ आए तो भी आ हो जाएगा, और आ और आ आए तो भी आ हो जाएगा। यही सिद्धांत कहता है अकह सवर्णे दीर्घा। और एक काम करते हैं, आइए इस कंडीशन को पकड़ते हैं, कंडीशन में से कंडीशन खोलते चले जाएंगे और धागे उधेड़ते हुए चले जाएंगे, उधेड़ते हुए चले जाएंगे। इस कंडीशन को हम पकड़ते हैं, कंडीशन हमारे सामने आ गई कौन सी, कि ए के बाद हमारा ए आ जाए तो आ बन जाएगा। आप बोलोगे मास्टर जी बिल्कुल झूठ बात है, ये अब तक आपने पढ़ाया है, अब तक आपने ये बात हमको बताई है, एक आध एग्जाम्पल दे करके बताओ, एक आध एग्जाम्पल दे के बताओ, तो बात समझ में आए भी, है ना, तो बात समझ में आए भी। गंभीरता से मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हम उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम उदाहरण लिखते हैं। हमने शब्द लिखा परम और इसके साथ में लिखा हमने अर्थ, और अब देखना हिंदी का गणित किसको कहते हैं, परम और अर्थ, दो ही एग्जाम्पल हो पाएंगे आज, क्योंकि 15 मिनट यार बर्बाद हो गई, साहित्य भी हो जाएगा मेरे भाई, सब हो जाएगा, इसको तो पढ़ो, हाँ हाँ ठीक है। तो यहां पर परम और अर्थ हो जाएगा, उसके बाद एक शब्द हम इसमें ले लेते हैं, दिवस प्लस अंत। तो अब आपको क्या काम करना है, अब संधि के मूल नियम पर आपको जाना है। जस्ट अ मिनट दोस्तों,
ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना था, संधि होगी हमेशा निकटवर्ती वर्णों के बीच में। किसके बीच में? निकटवर्ती। तो निकटवर्ती वर्ण कौन सा है? यहां पर म है और यहां पर अ है, तो यहां से तो अ हमने उठा लिया, पर आपको हो गए थे मास्टर जी आपने तो ए के बाद ए कहा था, यहां पर तो मैं के बाद ए है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, व्यंजन हमेशा स्वरों की मदद से बोला जाता है। इस म को अगर आप देखोगे तो इसमें म का शुद्ध रूप है और अ छुपा हुआ है। क्या है? अ छुपा हुआ है। और बस हमको यही तो चाहिए था कि ए के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद ए। क्या यही वाली कंडीशन नहीं है क्या? आप बोलोगे हाँ जी। तो ए के बाद ए आने से दोनों के दोनों मिलकर के क्या कहेंगे? आ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आ बना लेंगे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी व्यंजन यदि हलंत स्थिति में है, स्वर नहीं है उसके पास, तो वो कोशिश करता है उसको कोई स्वर मिल जाए। यहां पर इस मैं में से ए निकला और सामने ए था, इस ए और ए ने मिलकर आ बना लिया। यहां पर ये बेचारा मैं अकेला रह गया, पर इसको स्वर यहां पर दिखाई दिया। ये मैं इस ए के साथ में मिलकर के क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मां। यहां पर ऊपर क्या बचा हुआ है? यहां पर पे बचा हुआ है, रे बचा हुआ है। मैं का सारा तामझाम आपको समझ में आ गया। ए इसके साथ में लग गया, यहां पर है आपका थ। शब्द क्या बनेगा? तो हमने लिखा प, उसके बाद लिखा र, उसके बाद यहां पर सारा खेल बना मां, और वहां पर क्या था? थ। शब्द बन गया परमार्थ। क्या बन गया? परमार्थ। शब्द बन गया परमार्थ। इतना सिंपल है, क्या मुश्किल है इसमें? अगर इसको देखने का प्रयास करोगे मेरे भाई तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। यहां पर देखो स लिखा है, तो स के साथ में अ छुपा हुआ है क्योंकि ये हलंत है, और सामने से आपका अ हमारा आ रहा है ऊपर से, दिवस धन अंत। तो अगर यहां पर क्या होगा कि अ के साथ में अ आया, कंडीशन देखना वही है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी कंडीशन वही है, ये दोनों मिलकर के आ हमारे बन जाएंगे। ये स अकेला नहीं रह पाएगा, ये कहेगा मुझे साथ ले लो, तो ये यहां पर बन जाएगा सा। यहां पर क्या बचा हुआ था? दी बचा हुआ था व। इस स में से अ निकला, सामने वाले अ के साथ में मेल किया, आ बनाया। ये जो आ बना इस स के साथ मिलकर के सा बन गया। सामने त, न और त बचा, तो शब्द बना दी व। उसके बाद क्या आ जाएगा? सा, और वहां पर क्या बचा हुआ है? त। दिवसांत शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। कैसा रहा? हाँ, कैसा रहा? हाँ, भिन्न स्वर का मतलब होता है अलग स्वर। बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे बाबू, तोड़ तोड़ करके चीजों को समझाएंगे। हाँ, बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर हो रहा है? हाँ, मौज आ जाएगी। अभी देखो संधि में क्या मौज आती है। ठीक है, तो समय अधूरा रह गया, तो 15 मिनट में आज बहुत कुछ करते हैं हम लोग। क्लियर है? संधि का डर जाने लगा है। संधि देखते हैं, बच्चे बोलते हैं संधि कर देती है अंधी, पर भाई साहब आज हम कर देंगे संधि को अंधी। हम कर देंगे संधि को अंधी। चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तुमको टाइम की कितनी रहती है? तुमसे तो मुझे रहती है टाइम की। चलिए बहुत बढ़िया। चलो रीजनिंग की क्लास में जाइए अब आप, और बहुत जबरदस्त राहुल शर्मा सर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, कल यहीं से शुरू करेंगे और मजा पूरा लेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।